देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स पर है। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 की बात करते हैं तो वो है नहीं, है ना, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर था और जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आया तो वो हटा दिया गया क्योंकि उसकी बात भी इसके अंदर इंकॉर्पोरेट हो गई। तो हमारी जो भी टेंजिबल असेट्स हैं उनके ऊपर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा इंटेंजिबल असेट्स के बारे में है। तो ये इंटेंजिबल एसेट के बारे में बात करता है ना, जो किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं होंगी इंटेंजिबल एसेट, उसके बारे में यहाँ पर AS 26 में बात कवर होगी। AS 26 requires an enterprise to recognize an intangible asset if and only if certain criteria are met। तो आप ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट नहीं लिख लेंगे जब तक कोई क्राइटेरिया मेट नहीं होगा। तो उसका क्या क्राइटेरिया वो अभी हम देख लेंगे। इसके अलावा ही हमें बताता है मेजरमेंट कैसे करना है, उसको कैरी किस अमाउंट पर करना है और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है। ये सब पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट जो इंटेंजिबल एसेट किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर हो गई है। जैसे कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री में ऐसी इंटेंजिबल एसेट कवर हुई है जिसे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कवर हुआ है तो वो यहाँ कवर नहीं होगा। ऐसी इंटेंजिबल एसेट होती है डिफर्ड टैक्स एसेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में कवर होता है, वो यहाँ नहीं होता है। लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में कवर होता है, इसलिए यहाँ पर कवर नहीं होता है। अमलगमीशन में गुडविल आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में, वो यहाँ कवर नहीं होती है। और कंसोलिडेशन के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में गुडविल आती है, वो भी यहाँ कवर नहीं होती। इसके अलावा फाइनेंशियल असेट्स वो यहाँ कवर नहीं होंगे। मिनरल राइट एंड एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सप्लोरेशन फॉर और डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेस, वो भी यहाँ कवर नहीं होती हैं। इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग इन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पॉलिसी होल्डर, वो भी यहाँ कवर नहीं होता है। और एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स भी यहाँ कवर नहीं होते हैं। However, AS 26 applies to other intangible asset used like computer software और other expenses। जो भी हमारा बिजनेस है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, जो चाहे जमीन से नीचे निकालने वाली चीजें हों या इंश्योरेंस कंपनी, उनकी बाकी इंटेंजिबल एसेट यहाँ कवर हो जाती है। उनकी जो स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसेट कवर नहीं होती है वो बता दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, स्टार्टअप, रिसर्च डेवलपमेंट, licensing agreement and finance lease, underlying intangible asset in finance lease after its initial recognition। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करता है और उसके बाद में हर साल कैसे होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ही कवर होगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है और स्कोप क्या है? देखिए इंटेंजिबल एसेट्स हमारी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। गुडविल हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजाइन, इंपोर्ट, quotas, marketing right, etc. The payment for these items represent expectation of future economic benefits। जो भी हमारी एसेट्स होती हैं उससे फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। As the benefit may occur in one or more future year, the payment is capitalized and shown as an asset in the balance sheet। The nature of intangible asset is different that of fixed asset and therefore अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अलग है 26 इंटेंजिबल पर,
अलग से दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है ये बताना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। जो इंटेंजिबल एसेट किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं हुई है उसके बारे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेगा। ठीक है, तो क्या नहीं है वो अभी अभी हमने जो बात करी वो सब दोबारा लिखा है। इंटेंजिबल एसेट ऑर्डिनरी कोर्स में आएगा, लेकिन सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स मतलब AS2 जिस पे अप्लाई होता है उस पर नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट, लीज, बोरोइंग पर, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट वगैरह या गुडविल अमलगमेशन या कंसोलिडेशन पर नहीं आएगा। AS26 एप्लीकेबल है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, स्टार्टअप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह पर। देखिए डेफिनेशन में एसेट का क्या मतलब है, जो एक तो कंट्रोल करते हैं आप जिसको, और दूसरा जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, ये दोनों चीजें हैं तो वो आपकी एसेट है। मॉनेटरी एसेट क्या होती है, जिसकी अमाउंट फिक्स्ड है, मतलब डेटर्स हैं आपके, पता है 10,000 रुपए देंगे, लेकिन स्टॉक मॉनेटरी वैल्यू एसेट नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो नॉन मॉनेटरी एसेट है वो, क्योंकि नॉन मॉनेटरी एसेट वो होती है जो मॉनेटरी एसेट नहीं होती है। जैसे हम टेंजिबल एसेट जो देख सकते हैं छू सकते हैं वो टेंजिबल एसेट होती है, जिसे देख नहीं सकते छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल एसेट होती है। जो टेंजिबल एसेट होती है उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और जो इंटेंजिबल एसेट होती है उसे हम एमोटाइज करते हैं। तो आप कह सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज एमोटाइजेशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, जो पूरी लाइफ में डेप्रिसिएशन लगेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ क्या होती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइम पीरियड में, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, उससे कितना प्रोडक्शन होगा या कितना इस्तेमाल करेंगे आप कोई चीज, या कितने समय इस्तेमाल करेंगे, यही उसकी यूजफुल लाइफ है। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि दो नॉलेजेबल पर्सन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन आपस में करते हैं, अननोन पर्सन है, कोई आपस में उनका रिलेशन नहीं है, तो एक दो अनजान लोग आपस में जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन बिजनेस की करते हैं उसमें जो वैल्यू डिसाइड होती है उसे फेयर वैल्यू बोलते हैं। एक्टिव मार्केट का मतलब होता है ऐसी मार्केट जहां पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब आइटम जो ट्रेड हो रही है, जैसे आप किसी कपड़े की मार्केट में जाए वहां कपड़ा बिक रहा है, सब्जी मंडी में जाए वहां सब्जियां बिक रही हैं, ऐसी कोई मार्केट है एक्टिव। बायर और सेलर आते हैं वहां पर और प्राइसेस अवेलेबल है, सबको पता है क्या प्राइसेस है, तो उसे एक्टिव मार्केट बोलते हैं। एक इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी हमने करना है। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, अगर हमारी बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू ज्यादा है उसकी मार्केट रिकवरेबल वैल्यू से, तो उसे इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। मतलब आपकी बैलेंस शीट में कोई एसेट दिखाई दे रही है 10 लाख की, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख, इसका मतलब 2 लाख रुपए का नुकसान आपको हो चुका है एक तरीके से, तो इसे इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट जो डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन के बाद में वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। फाइनेंशियल एसेट क्या क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट में एक तो आता है कैश, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटरप्राइज। अगर आपको किसी से कैश मिलना है या कोई एसेट मिलनी है वो भी फाइनेंशियल एसेट है, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह जो होते हैं वो सब हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट्स होती है। टर्मिनेशन बेनिफिट से एक वर्ड आया था, जैसे एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको पीएफ ग्रेच्युटी वगैरह मिलता है, या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के हिसाब से पैसा मिलता है, वो सब टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट क्या है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो हमें पता होना चाहिए इंटेंजिबल एसेट क्या है। तो इंटेंजिबल एसेट एक ऐसी एसेट है जो आइडेंटिफिएबल है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सके,
और नॉन मॉनेटरी एसेट हो उसकी फिक्स वैल्यू हो ही नहीं सकती इंटेंजिबल एसेट की, और उसका फिजिकल सब्सटेंस ना हो, उसे आप देख छू नहीं सकते हो, और आप उसे प्रोडक्शन या सप्लाई या सर्विसेज के लिए या रेंटल पे देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में टेंजिबल एसेट के लिए भी कहा था, आप वो टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो बिजनेस में उसको प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस रेंटल या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एंटरप्राइज फ्रीक्वेंटली अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाती रहती है, लाइबिलिटी को लेती रहती है, मतलब नया लोन लेती रहती है, मेंटेनेंस डेवलपमेंट होता रहता है, इंटेंजिबल रिसोर्सेज में भी होता है, जैसे साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज है, कोई डिजाइन है, न्यू प्रोसेसेस हैं, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्केट नॉलेज, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट, पिक्चर मोशन पिक्चर्स फिल्म्स का राइट, कस्टमर लिस्ट, मॉर्गेज सर्विस राइट्स, फिशिंग लाइसेंस, इंपोर्ट कोटास, फ्रेंचाइजी, कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट शेयर, मार्केटिंग राइट, सब ये इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल भी इंटेंजिबल है, चाहे वो खुद की बनाई हुई हो, चाहे दूसरे से खरीदी गई हो, लेकिन होती तो वो इंटेंजिबल एसेट ही है। लेकिन ये सारी इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन हमारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेशन है, वो है आइडेंटिफिएबिलिटी, कि उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, कंट्रोल कर सकें, और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। ये तीनों बातें अप्लाई होंगी तभी हम उसे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर कोई भी इसमें से कोई एक भी पॉइंट को फुलफिल नहीं करेगी, तो उसे एसेट की जगह एक्सपेंस में हम दिखा देंगे, खर्चे में दिखा देंगे, ना कि उसे एसेट में दिखाएंगे। सम इंटेंजिबल एसेट में भी contained in or physically substance such as compact disc, legal documents, film। तो जो कॉस्ट है फिजिकल सब्सटेंस की, वो ज्यादा महंगी सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे एक पेन ड्राइव में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अब पेन ड्राइव तो 500,000 2,000 की है, लेकिन सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए का। तो जिस चीज के अंदर रखी है वो कई बार इतनी इंपॉर्टेंट या महंगी नहीं होती है ना। Accordingly, the physical substance containing an intangible asset, though tangible is nature, is commonly treated as a part of intangible asset। अब जैसे एक सॉफ्टवेयर है और पेन ड्राइव में है या सीडी में है या डीवीडी में है, तो वो जो चीज है वो तो हार्ड, मतलब वो एक टेंजिबल है, उसे देख सकते हैं, पेन ड्राइव को आप छू सकते हैं। लेकिन जिस पेन ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर है वो इंटेंजिबल है, और जो पेन ड्राइव है उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं इन कंपेयर टू सॉफ्टवेयर। तो वो जो पेन ड्राइव है चाहे वो टेंजिबल है, लेकिन उसे भी हम इंटेंजिबल मान लेते हैं और कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। ये यहां पर लिखा है। In some cases, an asset may incorporate both intangible and tangible element that are in practice inseparable। कई बार हम अलग अलग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस। अगर मान लिया टेंजिबल एसेट की भी अच्छी खासी वैल्यू है और उसको अलग अलग किया जा सकता है, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, अब दोनों चीजें साथ में है ना, तो हम दोनों को अलग अलग भी वैल्यू कर सकते हैं। जजमेंट इज रिक्वायर्ड कि क्या करना है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रोल दोनों, कंप्यूटर दोनों ही आते हैं, एक दूसरे के बगैर काम नहीं होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। तो अगर सॉफ्टवेयर हमारा, कई बार ऐसा होता है बिना ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो अलग से आते हैं ना। तो आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर बिना कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर ऐसा, जैसे विंडोज है, बिना उसके कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, मान लिया, उसे हम कंप्यूटर का ही पार्ट मान सकते हैं। और अगर अलग से कोई सॉफ्टवेयर टैली वगैरह खरीदा है, तो उसे इंटेंजिबल एसेट अलग से माना जा सकता है।
ये डिपेंड करेगा हम क्या देखते हैं, क्या करना चाहते हैं। टाइप ऑफ एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, दो टाइप की एसेट होती है। टेंजिबल एसेट में फिजिकल सब्सटेंस होता है, टच किया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, गुडविल, पेटेंट, ब्रांड, कॉपीराइट, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, ये सब। तो इंटेंजिबल एसेट के लिए तीन बातें जरूरी है: आइडेंटिफिएबिलिटी, नॉन मॉनेटरी एसेट एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। साथ ही साथ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी आएंगे और हम उसको बिजनेस में रखेंगे, प्रोडक्शन, सप्लाई, सर्विस या अदर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के। ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट में पहली चीज क्या है? आइडेंटिफिएबिलिटी, आप उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। The definition of intangible asset require intangible asset should be identifiable. तो identifiable का मतलब है intangible asset को हम अलग कर सके, है ना। गुडविल है, जैसे उससे अलग कर सके, अलग से कोई और एसेट है। इंटेंजिबल एसेट सेपरेबल मींस आप उसे बेच सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। तो वो सब सेपरेबल होगा। सेपरेबिलिटी इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर आइडेंटिफिएबिलिटी, क्योंकि कई बार क्या होता है अलग तरीके से भी, जैसे इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड विद ग्रुप ऑफ एसेट, द ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ लीगल राइट दैट एनेबल एन एंटरप्राइज टू आइडेंटिफाई द इंटेंजिबल एसेट. Also, if an asset generate future economic benefits only in combination with other asset, the asset is identifiable if the enterprise can identify the future economic benefit that will flow from the asset. तो ये कह रखा है कि आइडेंटिफिएबल मतलब आपको ये पता होना चाहिए एसेट है और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं। जरूरी नहीं है वो अलग से वैल्यू आप उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि वो आपके लिए एसेट है। और दूसरा, आइडेंटिफाइबल के बाद कंट्रोल, आपके कंट्रोल में हो। कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे दिखाई नहीं दी जा सकती, ना। तो कंट्रोलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू कंट्रोल द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नॉर्मली हमें दिखाते हैं लीगल राइट है, लॉ में आप कोर्ट में जाके वो अपने बेनिफिट में ले सकते हैं, है ना। However, legal enforceability of a right is not necessarily condition for control, since an enterprise may control the future economic benefits in some other way. Market and technical knowledge may give rise to future economic benefit. An enterprise control those benefit if, for example, the knowledge is protected by legal right, such as copyright, a restraint of trade agreement, or by legal duty on employee to maintain confidentiality. Future economic benefit is also flown from the skill of labor and customer loyalty, but usually the flow of benefit cannot be controlled by the enterprise, as employee may leave the enterprise anytime, or even loyalty customer may decide to purchase goods from other supplier. Hence, these items don't even qualify as intangible asset. तो ये कह रखा है कि जो हमारे लॉयल्टी कस्टमर होते हैं वो भी हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है कायदे से, ठीक है ना। तो अब लॉयल्टी कस्टमर क्या है? हमारे एम्प्लॉय भी हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। कई लोग एम्प्लॉय को भी एसेट मानते हैं और कायदे से देखा जाए तो हमारे एम्प्लॉय हमारी बिगेस्ट एसेट होती है। कोई भी कंपनी जिसके एम्प्लॉय अच्छे नहीं है वो कंपनी चल ही नहीं सकती। तो लेकिन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इवन दो वो इंटेंजिबल एसेट है, कुछ लोग उसे इंटेंजिबल एसेट मानते हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसे इंटेंजिबल एसेट नहीं मानता ड्यू टू कंट्रोल। एम्प्लॉय पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ऐसे लॉयल्टी कस्टमर पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। मान लिया एक कस्टमर 10 साल से हमसे माल खरीद रहा है, लेकिन हम उसे गारंटी नहीं दे सकते, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कल को उन्होंने कहा मैं नहीं खरीद रहा, हम क्या कर लेंगे? तो इसलिए कंट्रोल होना जरूरी है। मून लिमिटेड has provided training to staff on various new topics like GST, accounting standard, Ind AS to ensure the compliance as per the required law.
कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज सच कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एज इंटेंजिबल एसेट? हमने स्टाफ ट्रेनिंग पे मान लिया 5 लाख रुपए खर्च करे और उन्हें हमने जीएसटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS के बारे में समझाया, तो क्या है ये इंटेंजिबल एसेट है या खर्चा है? In this case, it is clear that company will obtain the economic benefit from the work performed by staff as increases their efficiency, but it does not have control over the staff. वो resign करके चले जाएंगे. Hence, the company lack the ability to restrict the access to other to the benefit. Therefore, the staff training cost does not meet the definition of intangible asset. तो staff training इंटेंजिबल एसेट हो सकती है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने साफ कर दिया कि क्योंकि आपका उन पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप उसे एसेट नहीं मानेंगे. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना जरूरी है. देयर शुड बी ए फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और कॉस्ट सेविंग और अदर बेनिफिट. ठीक है, बेनिफिट होना जरूरी है. ए लिमिटेड ने 45 लाख रुपए खर्च करे पब्लिसिटी पे और रिसर्च पर. एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे? क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास आएंगे? फेल हो गया प्रोडक्ट तो बिकेगा क्या? क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट नहीं आएंगे तो आपको ये लॉस मानते हुए P&L में डालना पड़ेगा, एक्सपेंस मानते हुए, ना कि इसे इंटेंजिबल एसेट में दिखाएं आप. ठीक है, तो ये क्लियर है. फ्यूचर बेनिफिट नहीं आएगा, फेलियर हो गया प्रोडक्ट, तो हम इसे खर्चे में डाल देंगे, P&L अकाउंट में लॉस में डाल देंगे. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट? अगर आपने अलग से खरीदी और उस पर कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा. अगर आपने एक्सचेंज किया है तो जो आपने एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू. अगर वो नहीं पता तो जो एसेट ले रहे हैं उसकी वैल्यू. अगर आपने शेयर या सिक्योरिटी इशू किया, जैसे आपने शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, तो लिखा है द एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और सिक्योरिटी विच इज मोर एविडेंट. जो ज्यादा आपको वैल्यू एविडेंट है, अगर कोई ऐसी एसेट है जो मार्केट में बिकती है इंटेंजिबल एसेट हर जगह 5 लाख की, तो वो ज्यादा एविडेंट है. अगर ऐसा नहीं है तो हम जो शेयर दे रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा एविडेंट है, तो वो. अमल कमीशन AS 14 में जब हम पढ़ते हैं तो इन द नेचर ऑफ परचेज में जब हम बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, ये हम 12th क्लास में भी सीखते हैं कि हमने बिजनेस खरीदा और शेयर दिए, तो डेबिट में डिफरेंस आएगा तो गुडविल और क्रेडिट में आएगा तो कैपिटलिज्म. तो ये वही है. अगर अमल कमीशन में अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, कोई बिजनेस खरीदते हैं और उसके बीच में कोई डिफरेंस आता है, तो वो हमारा गुडविल के नाम से आता है. एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट. गवर्नमेंट ग्रांट हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में पढ़ा था. तो लिखा है कि एंटरप्राइज को इंटेंजिबल असेट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस, टेलीकम्युनिकेशन इंपोर्ट लाइसेंस है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत सस्ते में. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 सीधा सीधा कहता है कि कोई चीज आपको फ्री या बहुत सस्ते में मिली है, तो अगर फ्री में मिली है तो उसे नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए पे दिखा दीजिए. ठीक है ना. सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें कि सबसे पहले जब आप कोई एसेट खरीदेंगे इंटेंजिबल एसेट, तो उसे किस वैल्यू पर लिखेंगे? द रिकॉग्निशन ऑफ आइटम as an intangible asset require an enterprise to demonstrate that the item meet the definition of intangible asset. Identifiable है, कंट्रोल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा आपके पास, आप अपने बिजनेस के लिए लेट आउट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसे यूज कर रहे हैं. तो आप इंटेंजिबल एसेट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? इफ एंड ओनली इफ अगर ये प्रोबेबल है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा और उसका कॉस्ट भी आप पता लगा सकते हैं, तो उसको हम मेजर कर देंगे इनिशियली एट कॉस्ट. जो भी हमारी कॉस्ट है उस पर हम उसे मेजर कर लेंगे. ठीक है. सेपरेट एक्विजिशन, अगर आपने अलग से खरीदी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना.
वो तो आराम से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने अलग से खरीदा है, कैश दिया या कोई एसेट दिया। तो उसमें परचेज प्राइस, इम्प्योर ड्यूटी, कोई और खर्चे वगैरह हैं, डायरेक्टली प्रोफेशनल फीस, कोई डिस्काउंट है, माइनस हो जाएगा। जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में स्टॉक के लिए करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हम टेंजिबल एसेट के लिए करते हैं, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट के लिए। और अगर किसी एसेट को देकर लिया है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा अच्छे से पता है वो आप कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट इन द नेचर ऑफ मर्जर में, परचेज में हमने बात करी, जो डेबिट में डिफरेंस आता है उसे हम गुडविल में डालते हैं। जैसे हमारे पास असेट्स है, वेरियस एसेट 15 लाख की, वेरियस लाइबिलिटीज हैं 3 लाख की, लेकिन जो बिजनेस परचेज में हमने अकाउंट डाला, हमने 14 लाख में बिजनेस खरीदा है। कायदे से देखा जाए तो बिजनेस की वैल्यू 12 लाख है, 15 माइनस 3, लेकिन हम खरीद रहे हैं 14 लाख में, तो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किस चीज का दे रहे हैं? गुडविल का, है ना। तो ये ही गुडविल होती है। तो यहाँ लिखा है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन होता है? जो खरीद रहा है। वो इंटेंजिबल एसेट दिखाता है इवन इफ द इंटेंजिबल नॉट रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरर। जो हमें बेच रहा है उसकी बुक में गुडविल नहीं थी, लेकिन हम अपनी बुक में दिखा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें वही है, कंट्रोल हो हमारा, आइडेंटिफिएबल हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो तो हम ले लेंगे। If the cost of intangible asset acquired as a part of amalgamation in the nature of purchase cannot be measured reliably, that asset is not recognized as a separate intangible asset but it is included in goodwill. तो अगर हमें अलग से कुछ नहीं पता तो हम गुडविल में ही मर्ज कर देते हैं, ठीक है ना। Wherein preparing the financial statement of the transferee company, the consideration is allocated to individual identifiable asset and liability on the basis of their fair value at the date of amalgamation. तो अगर हमारे पास जब जो कंपनी खरीद रही है, ट्रांसफरी कंपनी जो खरीद रही है, तो हमें क्या करना है? ये अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ चुके हैं, अमलगमेशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप उसे पढ़कर ही इन सब बातों को समझ पाएंगे, ऐसे आपको इतनी बातें पता नहीं चल पाएंगी। तो जजमेंट इज रिक्वायर्ड कि हम इंटेंजिबल एसेट को सफिशिएंटली रिलायबली वैल्यू कर सकते हैं या नहीं। Quoted market price is an active market price, the most reliable measurement of fair value. The appropriate market price is usually the current bid price. If current bid price are unavailable, the price of the most recent similar transaction may provide a basis for estimate fair value. जहां पर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आ रहे। अगर एक्टिव मार्केट है तो उसका जो प्राइस है वो हमें पता चल सकता है, या शेयर हो या कोई और चीज। जहां पर कोई एक्टिव मार्केट नहीं होती है वहां पर हम देखते हैं कि कोई आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में क्या रेट चल रहा है उसका। द कॉस्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज फॉर इंटेंजिबल एसेट in this case is restricted to an amount that does not create or increase any capital reserve arising at the date of amalgamation. देखिए गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से कोई एक ही चीज रहती है, उसी के लिए बता रखा है कि आप गुडविल इतनी ना बढ़ाते जाएं कि क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आना शुरू हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए ने बी को खरीद लिया है और 4,60,000 की गुडविल दिखाई है। कंपनी ने एक पॉलिसी अपनाई है कि अगले 5 साल में इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, और ये भी सोचा है कि इसे 40,000 रुपए का खर्च करना पड़ेगा गुडविल को मेंटेन करने के लिए। तो हमें कितने में दिखाना है? तो देखो हमने गुडविल खरीदी 4 साल में, उसे मेंटेन करने के लिए जो 40,000 रुपए का खर्चा है 5 साल का, ये हमारा पीएनएल में जाना चाहिए। 40,000 का खर्चा, और असेट हमारी 4,60,000 में दिखाई देनी चाहिए, जो अगले 5 सालों में धीरे धीरे राइट ऑफ कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें अभी आगे जाकर कुछ इंपॉर्टेंट और बातें भी आएंगी, इंटरेस्टिंग बातें भी आएंगी।
जब हम खुद बना रहे होंगे, डेवलपमेंट फेज क्या होता है, वो सारी बातें भी आएंगी। बहुत मुश्किल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हम बात कर चुके हैं गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू आती है कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नॉमिनल वैल्यू पर लिखते हैं, और कोई सस्ते में आई है तो जिस रेट पर खरीदा उसी रेट पर लिख लेते हैं। इन सम केसेस इंटेंजिबल एसेट में बी एक्वायर्ड फ्री ऑफ चार्ज, या बहुत ही कम कीमत पर। गवर्नमेंट ने आपको एयरपोर्ट लैंडिंग राइट दिया है, लाइसेंस दिया है, टीवी स्टेशन के लिए इंपोर्ट लाइसेंस है, कोई भी है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है कि नॉन मोनेटरी एसेट अगर आपको मिलती है कंसेशन रेट पर, तो जिस रेट पर आपने लिया उस रेट पे लिखिए, फ्री में मिलती है तो उसे नॉमिनल वैल्यू पर लिखिए। यही बात यहाँ पर अप्लाई हो जाए। अगर कोई 1 लाख की चीज मिली है तो 1 लाख, मतलब 10 लाख वाली 1 लाख में मिली है तो 1 लाख में लिखिए, 10 वाली चीज फ्री में मिली है तो 100 रुपए 1000 रुपए पे लिख लीजिए। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, अगर इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करी है और आपने एक एसेट अपनी तरफ से दी है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में भी इस बारे में बता रखा है कि कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू पर आप दिखाइए, अनलेस ये जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, या फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट रिसीव्ड और गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल। द एक्वायर्ड आइटम इज मेजर्ड in this manner even if an enterprise cannot immediately de-recognize the asset given up। ये कह रखा है कि आपके पास जो एसेट आई है आप उसे लिखिए, जो एसेट आपने दी है उसकी अगर आपने सेल की एंट्री नहीं बनाई तो भी जो आई है उसे लिखिए अलग से। इफ द एक्वायर्ड आइटम इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी जो हमने एसेट दी है। तो या तो जो एसेट आ रही है उसकी फेयर वैल्यू लिखो, अगर वो नहीं पता लगा सकते तो जो एसेट दे रहे हो उसकी वैल्यू लिखो, और उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू भी नहीं निकल सकती तो उसकी कैरिंग अमाउंट ही लिख लो, मतलब बुक वैल्यू जितने में है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, याद करो आपने पार्टनरशिप पढ़ा था 12th क्लास में, तो उसमें ये होता है कि हम गुडविल के लिए एंट्री बनाते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस। रीजन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप बुक में नहीं दिखा सकते, आप कोई एसेट खरीदोगे पेमेंट करोगे तो ही दिखाएंगे, नहीं तो नहीं। तो आप धीरे धीरे जब बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में गुडविल डेवलप होती रहती है। गुडविल जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपकी गुड बिजनेस प्रैक्टिस है, एम्प्लॉय अच्छे हैं, एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, आप अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करते रहते हैं, इसका मेजरमेंट हो ही नहीं सकता कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसलिए इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है, आप मत दिखाइए। एक पार्टनरशिप फर्म में इन्होंने बिजनेस खरीदा है और 50,000 रुपए गुडविल के लिए दिए 1/4/2020 को। फिर एक नया पार्टनर आ रहा है सी, और उस समय गुडविल की वैल्यूएशन 1 लाख हुई, तो बुक्स में किस वैल्यू पर दिखाया जाए? तो जो हमने खरीदी है वो 50,000 है और जो इंटरनली जनरेटेड है वो 50,000 है। तो जो इंटरनली जनरेटेड है उसे आप नहीं दिखा सकते, तो आप 50,000 पे ही कंटिन्यू करिए या उसे भी राइट ऑफ कर दीजिए, लेकिन जो 50,000 इंटरनली जनरेटेड है उसे आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, तीन पार्टनर है FGH, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, इन्होंने कहा 2,40,000 की गुडविल को रेज करेंगे फिर राइट ऑफ करेंगे। तो जब रेज करी जाती है गुडविल तो ओल्ड रेशियो में करी जाती है विच इज इक्वल, जब राइट ऑफ करी जाती है तो न्यू रेशियो में करी जाती है। इसका इफेक्ट असल में होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट करिए और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हें क्रेडिट करिए।
तो ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का ही इफेक्ट होता है ये, क्योंकि गेन और सेक्रीफाइस कैसे पता चलता है? ओल्ड और नए रेशियो को कंपेयर करके। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, तो इन दोनों का कंपैरिजन ही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो एफ 80,000 से क्रेडिट है, 1 लाख से डेबिट है, तो 20,000 से डेबिट हो गया। जी 80,000 से क्रेडिट है, 80,000 से डेबिट है, कोई चेंज नहीं। एच 80,000 से क्रेडिट है, 60,000 से डेबिट है, तो 20,000 से। अब इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? नया रेशो है 543, तो 5/12। पुराना रेशो क्या है? तो इसने गेन करा है कितना? तो 2,40,000 का 1/12। एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन करा है 20,000, डेबिट हो गया। जी है 4/12 माइनस 1/3, कोई चेंज नहीं है। और एच है 3/12 माइनस 1/3 माइनस 1/12, तो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, तो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी हो सकती है और अदर असेट भी हो सकती है। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट्स, it is sometimes difficult to assess whether an internally generated intangible asset qualify for recognition. क्यों? Identify whether the point of time when it is identifiable asset that will generate probable future benefit. Suppose हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब वो काम करेगा या नहीं ये कैसे पता चलेगा बनाते हुए? तो ये पता लगाना कब से वो आइडेंटिफिएबल एसेट है मुश्किल है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एसेट रिलायबली, हम उसको उसकी कॉस्ट निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि खर्चे बहुत समय से, बहुत पुराने समय से बहुत सारे हो रहे होते। ठीक है ना? तो टू असेस वेदर एन इंटरनली जनरेटेड एसेट मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन, उन्हें क्या करना है? इसको दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो रिकॉग्नाइज करना ही नहीं है। गुडविल के अलावा और कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो उसके लिए दो फेज बताए हैं। पहला रिसर्च फेज और दूसरा, if an enterprise cannot distinguish the research phase from the development phase of an internal project to create intangible asset, the enterprise treat the expenditure on that project as if this were incurred in the research phase only. अब इसमें है क्या? सपोज आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाते हुए आपको पता नहीं कि कामयाब है या नहीं अभी, और ये फ्यूचर में बिकेगा या नहीं। तो वो क्या है? रिसर्च फेज। और जब ये फाइनल हो गया कि ये अब कामयाब हो गया है, अब इसे मार्केट में बेचने लायक बनाना है, तो उसे डेवलपमेंट फेज बोलते हैं। रिसर्च फेज के सारे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंसेस माने जाते हैं और P&L में जाते हैं। डेवलपमेंट फेज के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं और बैलेंस शीट में जाते हैं। इंटेंजिबल असेट, ठीक है। तो ये क्या रखा, अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट फेज को अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो सारा का सारा रिसर्च फेज मानो, तो सब P&L में डाले जाओ। तो रिसर्च फेज, रिसर्च is original and planned investigation undertaken with prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding.
नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम द रिसर्च फेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। हम कभी भी कोई रिसर्च फेज में कोई खर्चा कोई एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और इसको हम एक्सपेंडिचर को खर्चा मानते हुए पीएनएल में डालते रहेंगे। जैसे कि एक्टिविटी एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, हम कोई नॉलेज के लिए रिसर्च कर रहे हैं, फाइंडिंग कर रहे हैं, कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं किसी प्रोडक्ट सर्विसेज का, कोई फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, कोई तैयार कर रहे हैं चीज, तब रिसर्च फेज में आता है। डेवलपमेंट फेज क्या होता है? डेवलपमेंट फेज का मतलब है कि रिसर्च फाइंडिंग आ गई और हमें पता चल गया कि हम यहाँ से नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, नया डिवाइस बना सकते हैं, नया प्रोसेस, नई सर्विसेज है और उससे हम फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं। तो एनी इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। हमें ये पता चल गया टेक्निकल फिजिबल है कि वो प्रोडक्ट हम पूरा करके बेच पाएंगे और हमारी इंटेंशन भी है कि उसे कंप्लीट करके बेचना है, एबिलिटी भी है हमारे पास कि हम उसे बेच सकते हैं। ठीक है। हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अमंग अदर थिंग्स, एंटरप्राइज को बताना पड़ेगा कि उस चीज का मार्केट है जिसके लिए हमने रिसर्च किया था, ये बताना पड़ेगा। और हमारे पास एबिलिटी है कि हम टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज हैं कि हम उसे पूरा करके डेवलप कर सकते हैं और बाद में उसे इंटेंजिबल एसेट की तरह बेच भी सकते हैं। ये भी हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। Its ability to measure the expenditure attributable to the intangible asset during development reliably, हम खर्चे का भी पता लगा सकते हैं डेवलपमेंट फेज में। एग्जाम्पल क्या है? डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज ऑफ प्रोटोटाइप एंड मॉडल्स। कोई हम टूल, डिजाइन, मोल्ड्स नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं नया। ठीक है ना? Accounting Standard 26 takes the view that expenditure on internally generated brands, publishing title, customer list, and item similar in substance cannot be distinguished from the cost of developing the business as a whole. Therefore, such items are not recognized as a intangible assets. तो जो हमारे बिजनेस के अंदर ही कुछ जनरेट हो रहा है जिसका अलग से हम खर्चा कॉस्ट पता नहीं लगा सकते, वो सब हमारा इंटेंजिबल एसेट मानी ही नहीं जाएंगे। To demonstrate how an intangible asset will generate probable future benefit, an enterprise assesses the future economic benefit to be received from the asset using the principle in accounting standard on impairment of asset. If the asset will generate economic benefit only in combination with other asset, the enterprise apply the concept of cash generating unit as a set out in accounting standard on impairment of asset. देखिए इलस्ट्रेशन 5 लिखा, जे लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 2009 में। कंपनी ने 30 लाख का खर्चा कर दिया। ड्यू टू अनअवेलेबल मार्केट कंडीशन, मैनेजमेंट को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसे बेच पाए। मैनेजमेंट चाहती है इस खर्चे को फ्यूचर के लिए डेफर किया जाए। आप बताइए, बिल्कुल नहीं। रिसर्च फेज है और आगे कुछ उम्मीद नहीं है, तो इसे रिसर्च फेज के सारे खर्चे को पीएनएल में डालना है, पीएनएल में डाल के खत्म करो। ठीक है। एल लिमिटेड को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बिलिंग प्रोसीजर की वजह से, तो इन्होंने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर ताकि इंप्रूव हो सके बिलिंग प्रोसीजर। उसके लिए इन्होंने कुछ खर्चे किए हैं। क्रिटिकली एनालाइज द ट्रीटमेंट ऑफ दीज कॉस्ट एज पर AS 26।
कॉस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, हमने 40,000 रुपए का तो सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे 25,000 खर्च करे। अदर कॉस्ट हमने खर्च करी 3,47,000, ये पता लगाने के लिए कि टेक्निकली ये फिजिबल है या नहीं प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर मास्टर, फिर हमने सॉफ्टवेयर का मास्टर बनाया और फिर हमने सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाकर उसे बेचने के लिए बात करी। देखो हमारे पास सॉफ्टवेयर की कॉपी जो होती है वो हमारी कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, माल हम बेचने के लिए बनाकर रख रहे हैं। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाया। जब हम सॉफ्टवेयर का डिजाइन बना रहे हैं तो उस समय तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि आगे जाके कामयाब होगा या नहीं, ये रिसर्च फेज में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ फॉर एस्टेब्लिशिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उसे एस्टेब्लिशमेंट करने का खर्चा। फिर लिखा अदर कॉस्ट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ वर्ड लिखा है, हमने और खर्चा किया आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब हमें ये पता चल गया कि ये टेक्निकली फिजिबल है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये डेवलपमेंट फेज में आ गए। तो ये जो शुरू के दो खर्चे हैं ये रिसर्च फेज से रिलेटेड है, और मास्टर वगैरह बनाने का, जो सॉफ्टवेयर मास्टर है उसे बेचोगे थोड़े ना आप। तो ये जो दोनों खर्चे हैं ये हमारे डेवलपमेंट फेज के हैं। तो रिसर्च फेज P&L में जाएंगे एज ए एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट फेज कैपिटलाइज होंगे, इंटेंजिबल एसेट के रूप में दिखाई देंगे। फिर हमने कॉपी बनाई है सॉफ्टवेयर की बेचने के लिए, तो ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से इन्वेंट्री, तो इसे हम बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर लिखा है कि रिसर्च में हमने 18 लाख खर्च करे, कहां जाएंगे, P&L में। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी हमने खर्च किए कितने, लेकिन इसमें आपको पता है ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, पढ़ा था हमने, ट्रेनिंग खर्चे ये कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में मतलब जो स्टाफ है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग के खर्चे और जो हमारे एलोकेटेड ओवरहेड है ये भी हमारे नॉर्मल खर्चे होते हुए P&L में जाएंगे। और जो डेवलपमेंट के ये वाले खर्चे हैं ये डेवलपमेंट फेज से रिलेटेड होने की वजह से असेट बना दिए जाएंगे। तो असेट की वैल्यू में कितना जाएगा, 51,70,000 हमारी इंटेंजिबल एसेट हो जाएगी, ठीक है, बाकी सब खर्चे में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 21-22 में इन्होंने कुछ खर्चे करे हैं टू डेवलप एंड प्रोड्यूस ए रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। फेज 1 में कंप्लीट किया इन्होंने डिटेल्ड प्रोग्राम एंड डिजाइन, रिसर्च फेज से रिलेटेड है, P&L में जाएगा। लिखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 ये एस्टेब्लिश हुआ कि ये टेक्निकली फिजिबल है, तो फेज 2 का खर्चा भी रिसर्च का है,
P&L में जाएगा, है ना। तो 90,000 रुपए तो हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा। इसके बाद जो हमारा फेज 3 और 4 का खर्चा है और प्रोडक्ट मास्टर बनाने का, वो सब हमारा डेवलपमेंट फेज में कैपिटलाइज हो जाएगा। और जो पैकिंग है, प्रोडक्ट को हम पैकिंग कर रहे हैं, है ना, तो पैकिंग का खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड, या तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में चला जाएगा या ट्रेडिंग P&L में डाल देंगे, तो ये भी खर्चा, ये हमारी कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है ना। मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर बनाए हमने, मतलब जैसे हमने ट्रेनिंग देनी है अपने एम्प्लॉय को, तो हमने क्या करा, एक वीडियो बनाई है। जब भी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होगी हम वीडियो चलाएंगे, वो वीडियो बनाने में 19,500 का खर्चा है। हम ये नहीं कह रहे कि जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग देने पे हम खर्चा कर रहे हैं, वो वाला खर्चा नहीं है। ये मास्टर बनाया है जिसकी हेल्प से हम ट्रेनिंग दें, ठीक है ना। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट में हमारे जो खर्चे होते हैं, तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। और रीस्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन प्रीवियस एनुअल स्टेटमेंट इज प्रोहिबिटेड, या इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो है वो प्रोहिबिटेड है। मतलब पिछले साल तक रिसर्च पेज चल रहा था, हमें नहीं पता था कि टेक्निकल फिजिबल है या नहीं प्रोडक्ट। इस साल हमें पता चला टेक्निकल फिजिबल है, तो हम ये नहीं कर सकते पिछले साल की एंट्री को रिवर्स करके उसे भी डेवलपमेंट में डाल दें, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि ये फिजिबल है या नहीं। ऐसे ही इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी हम चेंज नहीं कर सकते। पिछले क्वार्टर में कोई रिसर्च है तो इस साल फिजिबल हुआ है, तो पिछले वाले को रिसर्च में ही मानते हुए P&L में ही डालना। द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट्स comprise all expenditure that can be directly attributed or allocated on a reasonable and consistent basis to creating, producing and making the asset ready for use, है ना, when the intangible asset first meet the recognition criteria. The cost include मटेरियल का खर्चा आएगा, सर्विसिंग का खर्चा आएगा, सैलरी वेजेस एम्प्लॉय की जो काम कर रहे हैं, एनी एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली असेट को बनाने से रिलेटेड, लीगल राइट के लिए फीस, एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, लाइसेंस, ये सब भी आ जाएगा। ओवरहेड दैट आर नेसेसरी टू जनरेट द असेट जो एलोकेट हो सकते हैं रीजनेबल बेसिस पर, वो भी आ जाएंगे AS2 और AS16 के हिसाब से। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम नहीं ले सकते, कुछ खर्चे हम नहीं ले सकते, इन्हें P&L में ही डाल लें, जैसे सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, जब तक कि वो स्पेशली असेट से रिलेटेड ना हो, इन्हें हम P&L में ही डालेंगे। क्लियरली आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसी एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस इंकर्ड बिफोर असेट अचीव प्लान परफॉर्मेंस, जो हमारा नुकसान होते रहते हैं टेस्टिंग में। कोई भी रिसर्च हो रहा है तो चीजें बेकार होती रहती हैं, टेस्ट होती रहती है, बेकार होती रहती है, वो सब हमारा P&L में ही जाएगा। और स्टाफ का ट्रेनिंग का खर्चा भी P&L में ही जाएगा। इवन असेट हमने कोई बनाई, उसे ऑपरेट करने के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी P&L में ही जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, बी लिमिटेड ने डेवलप किया पैकेजिंग सिस्टम 80 लाख में। इसे हम खुद भी यूज कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जो कॉस्ट सेविंग हो रही है और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमें बता रखा है। तो 1,10,00,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमें 5 सालों में, कॉस्ट सेविंग भी हो रही है हर साल और रेवेन्यू भी आ रहा है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। फर्म चाहती है कि इसे इंटेंजिबल एसेट दिखाया जाए
डिस्काउंटिंग टेक्निक से कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो हमें बताना क्या होगा। तो देखो 80 लाख है कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आप सबने अगर एफएम पढ़ा है तो पता है, ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो लिखेंगे 20 लाख 23 लाख 27 लाख 20 लाख 20 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे जो होता है 1/1 प्लस रेट की पावर n। कैलकुलेटर पर लिखिए 1 डिवाइड बाय 1.15, फिर इक्वल टू का बटन दबाते जाइए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखते हैं, इक्वल टू का बटन दबाते जाइए। ठीक है ना। और फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, फिर इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 73,93,400। तो ये या 80 लाख रुपए जो भी कम है उस पर लिखना है, तो हमारा 73,93,400। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में हमने पढ़ा था, लीज में पढ़ा, जो मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू का सम है और आज की कॉस्ट जो भी कम है उतने पे हमें दिखाना है। तो जो डिफरेंस है 6,06,600, ये क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस माना जाता है इसे, और इसे P&L में डाल दिया जाता है। ठीक है ना। एक एंटरप्राइज है और वो डेवलप कर रही है एक न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 10 लाख रुपए खर्च करे हैं, जिसमें से 9 लाख रुपए 1 दिसंबर से पहले हैं और 1 लाख रुपए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर है। 1 दिसंबर को इन्हें पता चल गया कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नो हाउ एम्बॉडीड इन द प्रोसेस इज 5 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस ने इंटेंजिबल एसेट को 1 लाख में दिखाया और 9 लाख रुपए पहले के खर्चे को क्राइटेरिया मेट नहीं होने की वजह से 1 दिसंबर तक के खर्चे को P&L में डाला। बिल्कुल सही है। दिस एक्सपेंडिचर विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट। ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख और खर्च करे। ठीक है ना। और हमें पता है कि हम इससे नो हाउ के थ्रू 19 लाख रुपए इसमें रिकवरेबल अमाउंट नो हाउ की जो है वो 19 लाख है। At the end of the 2022, the cost of production process is 21 लाख। 1 लाख का पहले का खर्चा था, 20 लाख का खर्चा और हो गया, है ना। अब लेकिन इससे मिलेंगे 19 लाख ही, तो कॉस्ट 21 लाख है, मिलेंगे 19, तो 2 लाख हमने इम्पेयरमेंट लॉस दिखा दिया। ठीक है। तो ये लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ेंगे, वहां के हिसाब से भी बताया है, ये होता है इम्पेयरमेंट लॉस। तो हम खर्चा कब दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल हम खर्चा कब दिखाएंगे, जब तक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको खर्चे में दिखाते रहेंगे। और या तो जब तक रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया नहीं है खर्चे में डालते रहो, है ना। या आइटम जो हमने एक्वायर करी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट, तो ये क्या रखा है, इट फॉर्म पार्ट ऑफ द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू गुडविल और कैपिटलाइजर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो हम खर्चे में डालते रहे, अलग से डेवलपमेंट फेज है जब तक नहीं आता है, हम फिजिबल प्रोडक्ट नहीं है, हम सारे खर्चे को कहाँ डालते रहेंगे, रिसर्च फेज को मानते हुए P&L। In some cases, expenditure is incurred to provide future economic benefit, but no intangible asset or other asset is acquired or create
कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. इन दिस केस द एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस व्हेन इट इज incurred. For example, expenditure on research is always recognized as an expense when it is incurred. तो कह रखा है कि अब तक हम सभी वही बातें पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इंटेंजिबल एसेट जरूरी नहीं हम क्रिएट करें जब तक वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल ना हो, कंट्रोल ना हो, है ना, और उसकी कॉस्ट उस पर एलोकेट ना हो सकती हो. और सेल्फ जनरेटेड में हमारे पास दो बातें हैं, ये रिसर्च फेज है और ये डेवलपमेंट. बस यही है एएस. एग्जाम्पल ऑफ अदर एक्सपेंडिचर दैट रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज incurred, एक्सपेंसेस ऑन स्टार्टअप. जब तक कि वो AS 10 के हिसाब से हमारा सेपरेट एसेट नहीं होता है, हम उसके स्टार्टअप के सारे खर्चे भी डालते रहेंगे. स्टार्टअप कर रहे हैं जब तक वो फिजिबल नहीं है, जब तक खर्चे हम कहाँ डालते रहे, PNL में. ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एक्टिविटी, है ना, या रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, हम सारे खर्चे कहाँ डालते रहे, PNL. The above guidance does not apply to payment for the delivery of goods or services made in advance for delivery of goods or rendering of such prepayment as. ये कह रखा प्रीपेड एक्सपेंसेस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से है. ठीक है. और पास्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एसेट में. मान लिया पिछले साल कोई खर्चा PNL में डाल दिया तो उसे अब PNL में डालने के बाद दोबारा से नहीं करें. सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, आपने कोई एसेट खरीद ली या बना ली और उसके बाद जो खर्चे हो रहे हैं उसका क्या करेंगे. अब तक तो इनिशियल रिकॉग्निशन था, उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. तो लिखा है आपने कोई एसेट खरीदी है या बनाई है तो उस खर्चे को आप खर्चा मानो, PNL में डालो, अनलेस कि वो कैपिटल नेचर का हो, है ना. तो कैपिटल नेचर का कब होगा, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्स्ट्रा आएंगे आपके पास और उसका खर्चा आप पता लगा सकते हैं. तो एक तरीके से वो एसेट के लिए एक अलग से नई एसेट है, एडिशन है, तो वो आप कैपिटलाइज करें, अदरवाइज PNL में डालें. ठीक है. इफ दिस कंडीशंस आर मेट तो उसे कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट में हम डाल देंगे. सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस होते हैं पब्लिशिंग, टाइटल, कस्टमर लिस्ट, अदर, जिसे हम अलग से नहीं पता लगा सकते तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए हमें और कैपिटलाइज करने से और उसे खर्चे में ही डाल देना. The nature of intangible assets that in any case it is not possible to determine whether subsequent expenditure is likely to enhance or maintain the economic benefit. तो आप इसको खर्चा मानते हुए PNL में डाल दो. ठीक है. जब तक आप क्लियरली एविडेंट नहीं है. इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक कंपनी है, इनकी टर्नओवर है 250 करोड़ और एडवर्टाइजमेंट का इनका 2 करोड़ का बजट है. ठीक है. नए प्रोडक्ट के लिए इन्हें अंदाजा लगाया कि कंपनी की नए प्रोडक्ट से 25 करोड़ की टर्नओवर होगी. कंपनी ने 2 करोड़ का खर्चा PNL में डाल दिया है नए प्रोडक्ट का. तो क्या इन्होंने ठीक किया? तो हमने पहले भी पढ़ा था, कोई नए प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग वगैरह का खर्चा होता है वो तो PNL में ही जाता है, अलग से इंटेंजिबल एसेट तो हो नहीं रही. तो AS 26 में एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल एसेट पर हम तभी करते हैं जब वो मेट होता है. उसके लिए क्राइटेरियाज क्या है ये कि भैया वो अलग से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, अलग से कोई एसेट हो, हमारा कंट्रोल हो. और AS 26 में साफ लिखा है कि जो एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट पे, प्रमोशनल एक्टिविटी पे, वो खर्चा माना जाना चाहिए. तो एडवर्टाइजमेंट पर जो 2 करोड़ का खर्चा है वो मार्केटिंग पर है, इवन दो उससे फ्यूचर बेनिफिट आएगा लेकिन इंटेंजिबल एसेट क्रिएट नहीं हो रही है उससे कोई, है ना. तो ये PNL में डालना ही ठीक है और इन्होंने सही काम किया. केवल फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो सारी एसेट नहीं बना सकते. मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, हम हर साल क्या करेंगे उसे, हम हर साल उसे एमोटाइज करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे, है ना,
और अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो भी लिखें। एमोटाइजेशन का पीरियड क्या होना चाहिए? 2 साल में करें, 5 साल में डेप्रिशिएट करें, 10 साल में करें, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू शुड बी एलोकेटेड सिस्टमेटिक बेसिस पर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान हमें सेट ऑफ करना चाहिए उसको। और एमोटाइजेशन स्टार्ट तब करना चाहिए जब वो अवेलेबल फॉर यूज है। ऐसी डेप्रिसिएशन भी हम लगाते हैं, ना कि जिस दिन से यूज किया, जिस दिन से अवेलेबल है यूज के लिए तब से लगाएंगे, यूज नहीं कर रहे तो भी लगाएंगे। Estimate of the useful life of intangible generally become less reliable as the length of useful life increases. Yes, 26 adopt a presumption कि आपकी इसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 10 साल से ज्यादा आपको लगता है तो 10 साल में ही राइट ऑफ करो। Amortization is recognized whether or not has been increased in, or for example asset fair value or recoverable amount। तो आप उसको 10 साल मैक्सिमम टाइम लो, बाकी उसके यूजफुल लाइफ में डाल दो। तो आपके क्या फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल लाइफ? एक्सपेक्टेड यूसेज, आप कितना यूज करेंगे। टिपिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, जिस चीज के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं। टेक्निकल, उस पर ऑब्सिलेंस क्या है, टेक्निकली पुरानी चीज हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री, चेंजेस मार्केट डिमांड, एक्सपेक्टेड एक्शन बाय कॉम्पिटिटर। लेवल ऑफ मेंटेनेंस, ज्यादा मेंटेनेंस होगी तो आप उसे यूज करना बंद कर देंगे, है ना। लीगल लिमिट है कोई तो उसके हिसाब से। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है। जो हिस्ट्री है, रैपिड चेंजेस हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, या उन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, इससे लाइफ कम हो जाती है। इन सम केसेस हो सकता है आपके पास एविडेंट हो कि 10 साल से ज्यादा हो चलेगी हमारी एसेट, ठीक है। इन दिस केसेस प्रिजम्पशन कि हमारा 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, हमारा ये प्रिजम्पशन है। लेकिन अगर लगता है कि 10 साल से ज्यादा चलेगी तो आप उसको 10 साल से ज्यादा पीरियड में कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं 15 साल चलेगी तो आप कर सकते हैं, बट ये ऐसा यूजुअली नहीं है। आपको मतलब अच्छे से बताना पड़ेगा कि हमारे पास पूरा अच्छे से है कि 15 साल चलेगी। एस्टिमेट करें the recoverable amount of intangible asset at least annually in order to identify any impairment loss। हर साल impairment loss भी देंगे, और आप फैक्टर भी बताएं कि किस वजह से आपने यूजफुल लाइफ को इतना लंबा और बड़ा करा है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एंटरप्राइजेस है, इन्होंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में एक्सक्लूसिव राइट लिया है 60 साल का। The cost of generating hydroelectric power are much lower than the cost of obtaining power from alternate sources. It is expected that geographical area surrounding the power station will demand a significant amount of power। कम से कम 60 साल तो चलेगा ही चलेगा। Enterprise amortize the right to power generate over 60 years unless there is a evidence that useful life is shorter। तो 60 साल तक कर सकते। ऐसे तो 10 साल बोला, लेकिन यहाँ तो स्पेशली 60 साल का टाइम है। एक एंटरप्राइजेस ने राइट खरीदा है टोल का, मोटरवे टोल 30 साल के लिए, है ना। और के कोई और प्लान नहीं है कि और कोई ऑल्टरनेट एरिया सर्विस मोटरवे होगा, तो कम से कम 30 साल तक तो हमारे को चलेगा ही चलेगा। तो ये हम 30 साल तक एमोटाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। If control over the future economic benefit from an intangible asset is achieved through legal right that have been seen granted for a finite period, the useful life of the intangible asset should not exceed the value of legal right। वही है, मतलब 30 साल के लिए हमने बात करी, लीगली 20 साल से ऊपर नहीं हो सकता तो 20 साल ले लो, ठीक है ना। और भी कोई अगर लीगल यूजफुल लाइफ पर लीगल फैक्टर या इकोनॉमिक फैक्टर बाद में भी अगर कोई चेंजेस डालते हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखते हुए चेंज कर लेना चाहिए बचे हुए टाइम पीरियड।
कंपनी एक्स ने एक परचेज किया है सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए, राइट, 10 साल के लिए। कंपनी एमोटाइज करे 10 साल, 7 साल के बाद इन्हें लगा कि नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, अब वो बेकार हो गई है, तो 7 साल के बाद ही सारा का सारा लॉस लिखना पड़ेगा, 3 साल का बचा हुआ उसी साल में एमोटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो यूजलेस है ना। तो एमोटाइजेशन पीरियड के लिए तो हमें पता चल गया मैक्सिमम 10 साल, या उससे ज्यादा भी लगता है तो, उससे कम लगता है तो वो ले लेंगे। और हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है जो यूज करा जा सकता है। उसके अलावा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी है हमारे पास, है ना। अगर हमें पैटर्न नहीं पता है कि हम कैसे कंजम्पशन करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड आप लगा लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपके पास डिमिनिशिंग मेथड WDV और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी है। The method used for asset is selected based on the expected pattern of the consumption from period to period unless जो changes हैं वो हमें पता चलता है। तो यहाँ लिखा है मेथड जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो expected pattern of consumption of economic benefit and is consistently applied from period to period। तो आप उसको ऐसा करें जिस हिसाब से यूज करें और हर साल उसी मेथड से लगाएं। Unless there is a change in the expected pattern, अगर चेंज होगा किसी साल तो फिर आप नए मेथड से कर सकते हैं। तो आप एमोटाइजेशन चार्ज को P&L में डालिए, until unless की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ करने को कहे आप P&L में डालते रहिए, ठीक है। अगर आप एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में कर रहे हैं, इन्वेंट्री में ना, आप किसी एसेट को बनाने के लिए कोई यूज कर रहे हैं तो वो तो एसेट की कॉस्ट में जाएगा ना, नहीं तो P&L में जाएगा। जैसे अनलिमिटेड है, इन्होंने नो हाउ बनाया है, डेवलप किया है 20 लाख का खर्चा करके, और 1/4/14 से यूज कर रहे हैं, 10 साल के लिए सोचा है, ठीक है ना। और इन्होंने अब तक P&L में डाला ही नहीं कुछ भी। अरे भैया 2014 से डालना था, डाला ही नहीं। तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है, क्या बनेगी 2021 में। तो कितने साल हो चुके, 7 साल हो चुके। तो 7 साल में 20 लाख रुपए 10 साल में था, तो हर साल का 2 लाख का खर्चा, तो 7 साल का 14 लाख का खर्चा, 2 लाख इस साल का और 12 लाख पिछले सालों का। पिछले सालों का खर्चा प्रायर पीरियड आइटम में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोल लिमिटेड ने 75 लाख रुपए दिए हैं लाइसेंस के लिए, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं 8 साल के लिए। प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल फॉर ऑल ईयर्स, रादर में फ्लक्चुएट वन ईयर टू अनदर, ये फ्लक्चुएट हो सकती है। द नेट कैश फ्लो जो हमारे को सेल करने से आएंगे वो हमें बता रखे हैं कितने पैसा आने की उम्मीद है, ठीक है। These cash flow are in direct proportion to the number of units। तो हमें सजेस्ट करना है कि क्या मेथड हमें लगाया जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके रेशो में करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर हम स्ट्रेट लाइन लगाएं तो 75 लाख को 8 साल से डिवाइड कर दें तो क्या आता है। तो अगर हमारे पास एक तो 9,37,500, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारे पास ऑप्शन है ना, इजी मेथड है, इक्वली हम हर साल राइट ऑफ कर दें। लेकिन इससे हमें फ्यूचर बेनिफिट का रेशो नहीं पता चल रहा है, ये हम तब करें जब हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं जो आउटपुट का भी रेशो है और इकोनॉमिक बेनिफिट का भी रेशो है, तो इस रेशो में हमें करना चाहिए। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 और रेवेन्यू कितना आ रहा है 24 लाख, 28 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 27 लाख, 32 लाख, 26 लाख और 13 लाख। तो इस रेशो में हम 75 लाख रुपए को बांट दें, इसका टोटल क्या आ रहा है। इसका टोटल 200।
तो एमोटाइज करेंगे फर्स्ट ईयर में 24/200 इंटू 75, 9 लाख। दूसरे साल में 28/200 इंटू 75, कितना? 10.5 लाख। तो शॉर्टकट आपको कैलकुलेटर पर बताता हूँ। कैलकुलेटर पर आप लिखिए 75 डिवाइड बाय 200 इंटू 20 इक्वल टू क्या आया? अब सीधा लिखिए 30 इक्वल टू 11.25, 27 इक्वल टू 32 इक्वल टू 26 इक्वल टू और 13 इक्वल टू। तो ये हर साल का एमोर्टाइजेशन आ जाएगा। ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू, जो वैल्यू बची हुई होती है, रेजिडुअल वैल्यू अमाउंट जो हमें लास्ट में मिलेगी। वैसे जनरली इंटेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू 0 ले लो, नहीं दिया तो, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट इससे क्या ही मिलेगा आपको, है ना। रेजिडुअल वैल्यू क्या ली जाए? 0, अनलेस किसी ने कोई गारंटी दी है खरीदने के लिए या कोई पैसा देने के लिए, या रेजिडुअल वैल्यू हमें पता है कि क्या पैसा मिल जाएगा, तो वो ले लो, अदरवाइज 0 ले लो। ठीक है। रिव्यू करते रहिए एमोर्टाइजेशन पीरियड और एमोर्टाइजेशन मेथड, और कोई भी चेंजेस होंगे तो उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से चेंजेस में डाल दीजिए, क्योंकि वो चेंज इन एस्टिमेट कहलाता है ना। जैसे कि पी लिमिटेड ने एक पेटेंट खरीदा 35 लाख में 5 साल के लिए। कंपनी ने कैपिटलाइज करी कॉस्ट 35 लाख और हर साल 7-7 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन मतलब एमोर्टाइजेशन करना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद पता चला कि 5 साल और लाइफ चलेगी, है ना। तो वो तो पहले 5 साल सोचा था, 2 साल निकलने के बाद और 5 साल चलेगी, तो टोटल 7 साल हो गई। और उसके अलावा नेट कैश फ्लो भी हमें पता चल गया अगले साल कितने होने की उम्मीद है, तो इस रेशो में कर लेंगे ना। तो ईयर 3 से रेशो में हम डिवाइड करके एमोटाइज करेंगे बची हुई वैल्यू को। 2 साल में 14 लाख एमोटाइज कर दिया, तो 21 लाख बचा हुआ है ना, तो 21 लाख को हम जो पैटर्न आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, रिवेन्यू है, उस रेशो में करेंगे। अगर हमें ये रिवेन्यू नहीं दिया होता तो 21 लाख को बचे हुए 5 साल में और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कर देते जैसे हमने पहले किया। लेकिन यहाँ पर हमें रिवेन्यू दे रखा है तो इस रेशो में करेंगे, रिवेन्यू के रेशो। ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 कहता है कि अगर हमारी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस है। वो तो नेक्स्ट यूनिट में हमने पढ़ना ही है। तो जो इम्पेयरमेंट एसेट होती हैं, इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट ऑफ accounting standard on impairment of asset, enterprise should estimate the recoverable amount from the intangible asset at the end of every year, है ना। हमें हर साल देखना चाहिए कि हमारी एसेट से क्या मिलने की उम्मीद है। अगर मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है तो हमें उसे लॉस लिखना पड़ेगा। कैसे? मान लिया इन्होंने 10 करोड़ रुपए में एक सॉफ्टवेयर बनाया 3 साल के लिए। इट विल टेक 3 ईयर टू कंप्लीट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फेज में ही 3 साल लगेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट इज 15 करोड़। तो 10 करोड़ का खर्चा है, 15 करोड़ आएंगे तो 10 करोड़ में आप इंटेंजिबल एसेट को दिखा सकते हो। 2 साल के बाद 70% काम होने के बाद हमें लग रहा है कि मार्केट कंडीशन चेंज हो गई है और हमारे को फ्यूचर बेनिफिट केवल 6 करोड़ का दिखाई दे रहा है इन प्लेस ऑफ 15 करोड़। तो कंपनी ने क्या करा था? कंपनी ने सोचा 10 करोड़ का खर्चा आएगा 3 साल में, ईयर 1 और ईयर 2 हो गया, है ना। और दोनों साल में हमने 70% काम कर लिया, तो 10 करोड़ का 70% 7 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। तो हमने एंट्री क्या बना दी? इंटेंजिबल एसेट डेबिट
टू बैंक, है ना, 7 करोड़। लेकिन अब पता चला इसकी वैल्यू 6 करोड़ रहेगी। 15 करोड़ शुरू में था, लेकिन अब क्या लग रहा है 6, तो इसका मतलब 6 करोड़ होगा तो 1 करोड़ रुपए हमें कहाँ डालना पड़ेगा, P&L में डालना पड़ेगा। और आगे आने वाले जो खर्चे होंगे अगले साल के 30%, 3 करोड़ का खर्चा, वो भी P&L में डालेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट से ज्यादा में दिखाते नहीं है सर। ठीक है। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, जब इसे बेचोगे तो क्या करोगे, जब डिस्पोज कर दोगे या फिर जब इससे बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे, तो जो भी गेन और लॉस होगा उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में, जैसे कोई भी एसेट को बेचने पे करते। डिस्क्लोजर में क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे आप, क्या यूजफुल लाइफ है, एमोटाइजेशन कैसे कर रहे हो, मेथड क्या है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन कितना है साल के शुरू में, साल के अंत में, कितना एडिशन है, कितना सेल है, कितना इम्पेयरमेंट लॉस है, कितना रिकॉग्नाइज करा है, कितना रिवर्स किया है, एमोटाइजेशन कितना है, अदर चेंजेस, मतलब दुनिया भर की सारी बातचीत बतानी है उसके बारे में। ठीक है। क्या क्या क्लास ऑफ इंटेंजिबल असेट इज ए ग्रुपिंग ऑफ असेट ऑफ सिमिलर नेचर, एक जैसी चीजों को आप ऐड करके दिखा सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग अलग है, तो हर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अलग अकाउंट खोलने की बजाय उसे आप ऐड करके दिखा देंगे। इसके अलावा अगर कोई इंटेंजिबल असेट 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप इन राइट ऑफ करेंगे, एमोटाइज करेंगे, तो उसका रीजन बताइए, उसके बारे में डिटेल बताइए, है ना, कितना टाइम बचा हुआ है वो बताइए। और अगर existence and carrying amount of intangible asset whose title is restricted, तो आप उसके बारे में बताइए। उसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी लोन ले रखा है तो बताइए, कोई कमिटमेंट है तो बताइए, है ना। और रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना कितना खर्चा हुआ है वो बताइए अलग से, कितना आप P&L में डाल रहे हैं, कितना बैलेंस शीट में डाल रहे हैं। ठीक है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि AS 26 में वही इंटेंजिबल एसेट आएंगी जो कहीं और कवर नहीं है। ठीक है। AS 26 एप्लीकेबल नहीं है जो स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना, डिफरेंट तरीके से अलग से दिखाने। AS 26 एप्लीकेबल नहीं है शेयर डिस्काउंट, डिवेंचर डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाए, क्योंकि ये असेट को पहले मेन रिकॉग्नाइज करने से रिलेटेड बात करते हैं। इंटेंजिबल असेट डिफाइन है जो कंट्रोल कर सकती है एंटरप्राइज, और जिनसे इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा और जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। अगर कोई एसेट फिक्स्ड है या इंटेंजिबल एसेट है तो जजमेंट पे डिपेंड करेगा, जैसे कंप्यूटर है उसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, तो जजमेंट के हिसाब से आप करेंगे। तो अगर आप इंटेंजिबल एसेट करते हैं तो आइडेंटिफिएबल, कंट्रोल एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए, साथ ही उसकी कॉस्ट भी आप रिलायबली पता लगा पाए। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट हम पता नहीं लगा सकते। ब्रांड पब्लिशिंग टाइटल कंज्यूमर कॉस्ट are not intangible asset because they cannot be separated from the cost of developing business as a whole. Expense that provide future economic benefit do not create intangible asset always. उसके लिए और चीजें भी होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च फेज इंटेंजिबल एसेट नहीं है। डेवलपमेंट फेज में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट को यूजफुल लाइफ जो जनरली 10 साल है उसमें राइट ऑफ कर लेना चाहिए। लीगल राइट अगर ऐसा है जो कम है तो उस लीगल राइट में ही हमें एमोटाइज करना चाहिए। हमें एमोटाइजेशन का खर्चा P&L में डालना चाहिए। ठीक है। अगर हमने इंटेंजिबल एसेट किसी और एसेट को बनाने के लिए इस्तेमाल करी है तो एमोटाइजेशन का अमाउंट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट उस नई एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, ना कि P&L में जाएगा। एनुअल चार्ज और इनिशियल कॉस्ट paid to host a website on the server of internal service is an expense, तो उसे एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है।
और इसके अलावा इंटरनेट हार्डवेयर या एयर कंडीशन या कुछ ऐसी हैं तो वो S10 के हिसाब से सेट होती है। क्यू लिमिटेड है, एक रिसर्च कर रहे हैं और इन्होंने 530 लाख रुपए का खर्चा किया है और 31 मार्च 2020 तक, और डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। तो ये क्या रिसर्च फेज कहां जाएगा? इसके ऊपर इन्होंने 360 लाख रुपए का खर्चा कर दिया है। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारा डेवलपमेंट। फ्रॉम अप्रैल 21 कंपनी ने डिजाइन पर भी काम किया है, इंप्लीमेंट कर दिया है नया प्रोसेस डिजाइन, विच विल रिजल्ट इन आफ्टर टैक्स सेविंग ऑफ 80 लाख पर एनम फॉर 5 इयर्स। 5 साल तक हमें हर साल 80 लाख का फायदा होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू देखें क्या आएगी, याद है 80 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर लगाना पड़ेगा विच इज 3.7908। तो आज की डेट में क्या आ रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू? इतनी प्रेजेंट वैल्यू है और कॉस्ट है 360। हम ये लिखेंगे, जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में, वो P&L में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? हाँ, तो 26 है तो ये 74 हो जाएगा। पूरा लिखेंगे तो पूरा लिख देंगे, तो जो डिफरेंस है वो P&L में डाल देंगे। ठीक है ना? तो क्या होगा, इन्होंने पूछा है रिसर्च एक्सपेंस की अकाउंटिंग क्या होगी, P&L में जाएगा। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट क्या आएगी, 303.26, और एमोटाइजेशन उसका कितना होगा। तो हर साल सेम वैल्यू आ रही है 5 साल तक, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कितना आएगा हर साल, हर साल इतना हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंटेंजिबल एसेट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट पर कुछ महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज के बारे में पता होना चाहिए, और कब इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाई करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना?